नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइट डायरेक्शन एकेडमी के चैनल पे। माय नेम इज एडवोकेट ऋषिकेश, आई एम अ लॉयर एंड अ प्रोफेसर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है लीगल कॉन्सेप्ट्स की, हम लोग पूरी एक सीरीज कवर कर रहे हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है वो डील करता है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्संस, या ऐसे व्यक्ति जिनको अरेस्ट हुई है उनके क्या क्या अधिकार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या है अगर कोई पुलिस या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है। ठीक है, स्टार्ट करता है नाउ। सबसे पहले पहला पुलिस का कर्तव्य ये होता है और ये हमारा अधिकार है कि द अरेस्टिंग पार्टी मस्ट हैव must have informed और they should inform the grounds of arrest, कि कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट की जा रही है, किस कारण के लिए किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है और कौन से सेक्शन के तहत ये अपराध है। तो बेसिकली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रूल ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि अगर कोई पुलिस वाले को मेरी शक्ल पसंद नहीं है या फिर कोई ट्रैफिक हवलदार को मेरा ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं है, इसके लिए वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। उसको मुझे अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए नेसेसरली देयर हैज टू बी सम ब्रीच ऑफ लॉ, तब जाके वो मुझे रोक सकता है या अरेस्ट कर सकता है। तो सिमिलरली इस सिचुएशन में भी अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है या उसके ऊपर कोई कानूनन कार्रवाई की जा रही है, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को यह बताना मैंडेटरी है कि लॉ के कौन से सेक्शन के तहत, कौन से लॉ के कौन से सेक्शन के तहत ये किया जा रहा है। इसके लिए आप देखना कि कभी अगर आप विदाउट टिकट ट्रेन से सफर कर रहे हो, टीसी ने आपको पकड़ लिया, तो जब भी वो लोग चालान काटेंगे या फिर कोई रिसीट देंगे, तो उसमें लिखा रहता है कि रेलवेज एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत ये फाइन दी जा रही है। या फिर विदाउट हेलमेट आपने गाड़ी चलाई हो, आपको ट्रैफिक हवलदार ने अरेस्ट किया हो, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है उसमें लिखा रहता है। तो ये पहली चीज है। दूसरा, एक बार किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद पुलिस उसको 24 घंटे के ऊपर अपनी हिरासत में नहीं रख सकती, क्योंकि अगर ये छूट उनको दी जाए तो फिर उनके साथ मतलब आरोपी के साथ बदसलूकी हो सकती है, मारपीट हो सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान दिया गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है। इसमें आने जाने का जो टाइम है, मतलब अक्यूज को मजिस्ट्रेट तक लाने का जो टाइम है वो एक्सक्लूड किया जाएगा, बट 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है। ठीक है, पुलिस इसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपने हिरासत में नहीं रख सकती। इसमें एक एक्सेप्शन है। अगर उस व्यक्ति को किसी ऐसे चीजों में आरोपी मतलब बनाया गया है या उसको अरेस्ट हुआ है जो कि टेररिज्म के मामले है या प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले है, ठीक है, तो वहां पे ये जो छूट है वो नहीं है। 90 दिन तक पुलिस उसको अपने कस्टडी में रख सकती है। बट हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो उस मामलों की नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली रूल ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने खड़ा करना है। ठीक है, जो 90 दिन वाला रूल है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, वो एक एक्सेप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि ही और शी कैन बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज और हर चॉइस और अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज और हर चॉइस। ठीक है, तो उसको ये अधिकार मिलता है कि भाई तुमको जिसको फोन करना है करो, घर वालों को बताना है बताओ, और जब तक तुम्हारा लॉयर वहां पे नहीं आता तब तक अगर तुम्हें कोई स्टेटमेंट नहीं देना है, तुम पुलिस को मना कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीन जो है अधिकार वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, मतलब संविधान में ही उसको दिया गया है। बट जैसे जैसे केसेस आगे बढ़ती है, जैसे जैसे भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर्ड हो रही है, वैसे वैसे बहुत सारे केस लॉज भी बनते जा रहे हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग डिसीजंस के मार्फत कुछ गाइडलाइंस दिए हैं अरेस्टेड पर्संस के अधिकारों के बारे में। ठीक है, अब वो गाइडलाइंस वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। पहला है राइट टू रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। अगर आपको इंट्रोगेशन के दरमियान, स्पेशली तब जब आपका प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं आया है, तब तक किसी भी सवाल को जवाब देने से आप मना कर सकते हैं। यू हैव अ राइट टू फ्री स्पीच, सिमिलरली यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, तो कोई भी पुलिस वाला आपको मजबूर नहीं कर सकता कुछ कहने के लिए। ऑब्वियसली उनके पास दूसरे तरीके होते हैं कि अगर आपने क्राइम किया है उसको प्रूव करना, मतलब विटनेस टेस्टिमोनी है या फिर आपके फिंगरप्रिंट्स है,
सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, ये सब चीजें वो लोग उसका यूज कर सकते हैं, बट आपको अधिकार है कि यू कैन रिमेन साइलेंट। ठीक है। दूसरा, राइट टू फ्री लीगल एड इन केस ऑफ अक्यूज इज नॉट एबल टू अफोर्ड अ लॉयर। तो कई केसेस में ऐसा होता है कि जो अक्यूज है वो गरीब है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको हेल्प करने के लिए एक अथॉरिटी है जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी, एंड उनके मार्फत लॉयर दिए जाते हैं अक्यूज को भी, तो ये भी उसका अधिकार है। तीसरा है, ही और शी हैज अ राइट टू इन्फॉर्म द रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। तो जनरली ये काम कौन करता है? पुलिस वाले खुद करते हैं। जैसे आप देखना कि अगर आपकी गाड़ी है, रोड पे कहीं पे नो पार्किंग पे पार्क की है, और ट्रैफिक हवलदार ने उसको उठा के लेके गए, ठीक है, तो कई बार वो लोग वहां पे स्टिकर लगा देते हैं या फिर लिख देते हैं टेम्पररीली कि ये गाड़ी हमने उठाई है। ऐसा करने का पर्पस क्या है? कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी गाड़ी ट्रैफिक वालों ने उठाई है या वो चोरी हो गई है। तो सिमिलरली अगर कोई व्यक्ति को अरेस्ट होती है, तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे मम्मी डैडी पेरेंट्स फ्रेंड्स बीवी बच्चा जो भी है, उनको कैसे पता चलेगा कि भाई तुम्हारे वेयर अबाउट्स क्या है? क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत चीजें हुई है? क्या वो व्यक्ति की किडनैपिंग हुई है या फिर पुलिस ने उसको उठाया है? तो ये पता करने के लिए ये चीज दी गई है। ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्म, आपका ये अधिकार है कि आपके रिलेटिव्स को बताए पुलिस, और उनकी ये ड्यूटी है कि वो तुम्हारे रिलेटिव्स को बताए कि तुम्हारी हिरासत या कस्टडी उनके पास है। चौथा पॉइंट, राइट टू, ओके ये हो गया है ओवरलैपिंग। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, तो किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली विदाउट एनी ड्यू रीजनेबल रीजंस उसको हथकड़ी लगाना गलत है। बिकॉज हथकड़ी जब लगाई जाती है तो उसका जो परिणाम है वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, उसका परिणाम साइकोलॉजिकल भी होता है। ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट हुई है, अभी तक वो सिर्फ आरोपी है, मतलब अभी तक वो पूरी तरीके से उसके ऊपर दोष जो है वो सिद्ध हुआ नहीं है। मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इनोसेंट भी हो सकता है। तो आप उसको हैंडकफिंग करके उसको सडनली क्रिमिनल बना रहे हो, तो दोज हैंडकफ्स हैव मोर ओवर अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो पास्ट में प्रीवियसली ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को बड़े ट्रिवियल केसेस में हैंडकफिंग हुई है, या ऐसे लोग जिनके ऊपर मुकदमा प्रूव भी नहीं हुआ है बट फिर भी उसको हैंडकफिंग हुई है। हैंडकफिंग कब होती है? जब पुलिस को रीजनेबल डर है कि आप कस्टडी से भाग जाओगे, तब हथकड़ी लगाना सही है, बट अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हथकड़ी लगाना सही नहीं माना जाता। ठीक है। फिर अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय के लिए अरेस्ट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल उसको पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में रखा जा रहा है, तो सबसे पहली चीज मतलब उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट के मतलब जो जो सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं वो लोग मेडिकल एग्जाम्स करते हैं। क्यों? जैसे उस व्यक्ति को ओवरऑल उसकी शुगर लेवल, उसका ब्लड प्रेशर क्या है वो चेक किया जा सकता है, उसकी बॉडी पे कहीं पे मार्क है क्या। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल पता चला कि कोई व्यक्ति है जिसके चेहरे पे कोई मार्क नहीं है, बट 6 दिन के बाद जब वो पुलिस रिमांड से छूटा, तब उसका जो चेहरा है वो लाल काला पड़ गया है, मतलब उसके साथ बहुत जबरदस्त मारपीट हुई है। तो ये प्रूव करने के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति आरोपी है जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको कोई मेडिकल कंडीशन हो सकती है। ठीक है। जैसे वेरी हाई ब्लड प्रेशर और वेरी लो ब्लड प्रेशर। तो ऐसी सिचुएशन में अगर उसकी जुडिशियल उसकी कस्टोडियल डेथ होती है, तो वो विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मतलब उस व्यक्ति के साथ बल प्रयोग कितना किया जाए, ये मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है। तो ये भी चीज की जाती है। ठीक है। फिर सातवां पॉइंट है, पुलिस हैज टू मेक एन अरेस्ट मेमो एंड टेक द सिग्नेचर्स ऑफ अक्यूज एंड विटनेसेस। मतलब ऐसा नहीं होता है कि पुलिस ने डायरेक्टली अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। जहां पे उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसके फैमिली मेंबर या फिर उसके जो कोई रिलेटिव्स रहेंगे या फिर नेबर्स, उनकी सिग्नेचर ली जाती है कि भाई हमने इसको अरेस्ट किया है और आप विटनेस है, अरेस्ट करने के टाइम पे हमने कोई भी गलत चीज का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है। तो ये चीज को भी ध्यान रखना। फिर आठवां पॉइंट ये है, राइट टू गेट कॉम्पेंसेशन इन केस ऑफ इलीगल अरेस्ट। मतलब अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से या गलत आदमी को अरेस्ट कर लेती है, तो भारत में ही नहीं, अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस दी वर्ल्ड, बट स्पेशली इन इंडिया, प्लीज रिमेंबर कि हमारी जो प्रोसीजर है वही पनिशमेंट का काम करती है। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति को उसकी कोऑपरेटिव सोसाइटी से अरेस्ट कर लिया पुलिस से, ठीक है, फिर बाद में 2 दिन के बाद छोड़ दिया क्योंकि वो आदमी गलत था, मतलब वो सही सही पर्सन नहीं था जिसको अरेस्ट करनी थी, वो भाग गया था। लेकिन उतने समय में सोसाइटी में तो सबने देख लिया कि इसको अरेस्ट हुई है, मतलब देर इज अ लॉस ऑफ रेपुटेशन। ठीक है। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए
कोर्ट ने ये बोला है कि गलत तरीके से अगर अरेस्ट होगी तो उसको ये अधिकार रहेगा कॉम्पेंसेशन मिलने का। अब ये कॉम्पेंसेशन कौन देगा? जनरली ये कॉम्पेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है? और जिन पुलिस वालों ने इसमें गलती की है, तो कुछ केसेस में उनको मेमो मिलता है, कुछ-कुछ केसेस में सस्पेंशन भी उनका हो सकता है। फाइनली राइट टू गेट बेल इन केस ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है? अब बेल मतलब क्या? बेल इसको हिंदी या मराठी में हम लोग कहते हैं जामीन। मतलब क्या होता है कि अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट हुई है, तो 2 प्रकार के ऑफेंसेस रहते हैं। एक रहता है बेलेबल ऑफेंस, मतलब जो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, ठीक है? जैसे शराब पी के गाड़ी चलाई, सिग्नल तोड़ा, किसी का नुकसान नहीं हुआ है बट फिर भी वो ऑफेंस है। अब अरेस्ट कर ली, लेकिन अगर मैं बेल माँगता हूँ, तो पुलिस का कर्तव्य है बेल देने का, तो वो बेलेबल ऑफेंस बन गया। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिसको एनबीडब्ल्यू कहते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है? तो बेसिकली एनबी नॉन बेलेबल ऐसे टाइप के ऑफेंसेस है जो बहुत ही सीरियस किस्म के जहां पे बेल नहीं मिलेगी। अब ध्यान रखना कि बेल जो होती है वो दोनों ही सूरतों में मांगी जाती है, बेलेबल में भी नॉन बेलेबल में भी। लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल देना ये पुलिस का कर्तव्य है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देना या नकारना ये जज की खुद की डिस्क्रिशन है। मतलब इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, ऑफेंस अगर बेलेबल है तो बेल पुलिस को माँगनी है, पुलिस दे देगी, ओके? ऑफेंस अगर नॉन बेलेबल है तो बेल पुलिस को नहीं माँग सकते, वो मैजिस्ट्रेट को माँगनी पड़ेगी, मैजिस्ट्रेट के जुडिशियल माइंड पे है देनी है या नकारनी है। इन शॉर्ट बेलेबल ऑफेंस में बेल ये अधिकार है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ये अधिकार नहीं है, माँग सकते हो, नकारी भी जा सकती है। सो दीज़ आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। ये तमाम सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है, इसको मैंने एक जगह पे आपके लिए इकट्ठा किया है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक द लेक्चर। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ लेना, 1 से लेके 9 पॉइंट तक जितने भी है। एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अलॉन्ग विथ योर फ्रेंड्स, एंड बाकी सब चीजें डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।